गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस फोरम में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है जैसे कि हमारा जो जीएस का हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है अकाउंट असिस्टेंट की, उसमें हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा एक ही टॉपिक बचा था, दैट वाज पंचायती राज एक्ट 1989। इसके अलावा हम जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले कल में हमारे बीएसएफ के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ जेकेएसएसबी की जो न्यू रिक्रूटमेंट होने जा रही है उसके रिगार्डिंग भी बैचेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। कश्मीरी माइग्रेंट की जो नई पोस्टें निकली हैं, जिसमें आपके कमर्शियल टैक्स सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकली हैं, फूड सप्लाई में निकली हैं, उनके रिगार्डिंग में हमारे बैचेस अनाउंस थोड़ी देर में हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसके रिगार्डिंग अपडेटेड रहें तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, दैट इज़ स्पार्क इंस्टीट्यूट। इसको आप अपने सर्च इंजन में टाइप करें और वहाँ पे हमारे फेसबुक पेज को वहाँ पे लाइक करें आगे अपडेट्स के लिए। तो चलें हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको 73rd अमेंडमेंट अच्छी तरह से पढ़ा दिया। अगर आपने वो देखा हुआ लेक्चर अच्छी तरह से समझा हुआ कि पंचायती राज क्यों आया था, क्या कारण था, जिसमें मैंने आपको सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की पूरी आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दिया है, फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटी स्ट्रक्चर का अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दिया है, और मैंने आपको बताया था कि हम डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करते हैं, क्या कारण होता है उसका, कि हम एफिशिएंसी लेके आ सकें। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी क्लास वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था सपोज़ करते हैं कि मैं एक क्लास के अंदर हूँ और इस क्लास के अंदर सपोज़ करते हैं 100 बच्चा और सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, दो चीज़ें बताई थी ना मैंने, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। इसमें मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि सपोज़ करते हैं सारा काम मैं कर रहा हूँ, यानी अटेंडेंस भी मैं ही लगा रहा हूँ, फ़ीस भी मैं ही इकट्ठी कर रहा हूँ, पढ़ा भी मैं ही रहा हूँ, लैंडलॉर्ड से मैं ही बात कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो होगा क्या, काम तो मैं सारे कर रहा हूँ बट मैं उतने एफिशिएंट मैनर में काम नहीं कर पाऊँगा जो मेरा असली काम है, यानी पढ़ाना। तो मैं दूसरी चीज़ क्या कर सकता हूँ, सपोज़ करते हैं मैं उसी क्लास में हूँ, मैं अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता हूँ या डिसेंट्रलाइज्ड मैनर एक अप्रोच लेके आ सकता हूँ। जिसमें मैंने क्या कर दिया, 5 बंदे अपॉइंट कर दिए। एक को बोल दिया तुम अटेंडेंस लो, एक को बोल दिया तुम मार्कर अरेंज करो, एक को बोल दिया तुम लैंडलॉर्ड से डील करो, एक को बोल दिया तुम फीस इकट्ठी करो, एंड सो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखो, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, पहली अप्रोच की बात करूँ, वो अच्छी अप्रोच है, बट कब, अगर बच्चे कम हैं, 4-5 बच्चे हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो एक एफिशिएंट अप्रोच है, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। बट अगर 100 से 200 बच्चा है तो मेरी वो अप्रोच इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। वहीं पे क्या होगा, अगर मैं बात करूँ अपनी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की, यहाँ क्या है, मैंने काम को डिवाइड कर दिया, मैंने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, मैंने डेलीगेट कर दी अपनी पावर को। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई मैं अपना एक्चुअल काम जो है उस पर मैं पूरी तरह से फोकस कर सकता हूँ। ठीक है ना, अब हर बंदा अपना अपना काम करेगा तो मैं पढ़ा अच्छी तरह से सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी और मैं अच्छी तरह से काम कर पाऊँगा। मैंने सेम चीज़ बताई थी आपको क्या, कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे भी सेम तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने अपनी पावर को क्या किया है, डिसेंट्रलाइज़ किया है, ताकि इफ़ेक्टिव मैनर में हर लेवल पे आप अपना काम अच्छे से कर पाओ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल लेवल पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। पावर आपने क्या किया, डिवाइड की है। और स्टेट लेवल पे आगे पावर और डिवाइडेड है, किस में, म्यूनसिपैलिटीज़ में और पंचायत में। ठीक है ना, आपने क्या किया, पावर को डेलीगेट, पावर को डिवाइड किया हुआ है, आपने डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को फॉलो किया हुआ है, जहाँ पे ताकि हर लेवल, हर सपोज करते हैं आपका ब्लॉक जो है, आपका जो गांव है, वहाँ पे आपका एक हेड है, आप अपनी परेशानी उस तक पहुँचाते हो, वो वहाँ पे क्या करता है, उसको सॉर्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि भाई इंडिया के किसी गाँव में कोई परेशानी सीधे प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुँचती है, नहीं, एक तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में वो क्या होती है, अप्रोच आपकी चलती है, ताकि जितनी जल्दी हो सके आपकी वो चीज़ सॉल्व हो सके। तो आज हम इसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए मोटा मोटा बताऊं, अब 73rd में और इसमें क्या फ़र्क है। देखो, वहाँ पे हम बोलते थे पंचायत, यहाँ हम बोलते हैं क्या, हल्का पंचायत। ठीक है, अब इसके अंदर किसकी बात की गई है, हल्का पंचायत की गई है और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। ठीक है, हल्का पंचायत और बीडीसी, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। सीधी सीधी बात है, जम्मू कश्मीर में पंचायत को हम क्या बोलते हैं, हल्का पंचायत, ग्राम पंचायत को हम क्या बोलते हैं, हल्का पंचायत बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे। देखो, ये मैं एक्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक्ट में हर एक बात नहीं पढ़नी है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वही चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको पता है कि ये जो एक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज एक्ट 1989, और ये पूरी की पूरी आपकी पहले स्टेट थी, अब क्या है, यूनियन टेरेटरी, पूरी यूनियन टेरेटरी में ये एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि वो क्या होती हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए ब्लॉक किसको बोलते हैं। ब्लॉक क्या होता है, देखो, नंबर ऑफ हल्काज मिला के क्या बनाती है, ब्लॉक बनाती है। पहले समझते हैं व्हाट इज़ हल्का। देखो, हल्का की बात करें, हल्का कुछ नहीं है, मैंने बताया एक छोटा गांव है, सपोज करते हैं, उसको हम बोलेंगे एक हल्का। ठीक है,
एक और गाँव है उसको बोलेंगे दूसरी हल्का, एक और गाँव है उसको बोलेंगे तीसरा हल्का। ये छोटे छोटे जो गाँव हैं, छोटे छोटे जो पंचायत हैं छोटी छोटी, इनको हम बोलते हैं हल्का। इसी के इसी को बोलते हैं हल्का पंचायत। ये सारी हल्का पंचायत मिला के हम क्या बोलते हैं, एक क्या बनता है, ब्लॉक। ठीक है, और इस ब्लॉक को हेड कौन करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। कौन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये मैं आपको वही डेफिनेशन में बातें बताऊंगा जो आपको आगे जाके काम आएंगी। ठीक है, बिल्डिंग क्या होती है इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चेयरमैन क्या होता है, चेयरमैन हो सकते हैं किसका, पंचायत अदालत का चेयरमैन हो सकता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड डेवलपमेंट बोर्ड का आपका क्या होगा, आपका एक चेयरमैन होगा। ठीक है, जो उसका हेड करता है उसको हम चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान में रखना हल्का क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया हल्का क्या होता है, हल्का क्या होता है, ये एक एरिया होता है एक विलेज का। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ़ विलेजेस का, जिसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफाइन करती है। सपोज़ करते हैं गवर्नमेंट ने एक एरिया को बताया कि ये हल्का है, कल को भाई उसकी पॉपुलेशन और बढ़ जाती है, कुछ होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको 2 हल्का में डिवाइड कर सकती है। ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कि ये हल्का किसको बोलेंगे हम। ठीक है, मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है, एक विलेज को हम क्या बोलेंगे, हल्का बोलेंगे। ठीक है, अब जो वोटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हल्का मजलिस। क्या बोलते हैं, हल्का मजलिस। जो भी वोटर होते हैं हल्का पंचायत के, उसको हम क्या बोलते हैं, हल्का मजलिस। ठीक है, फिर क्या होता है, अब आपको पता 3 होते हैं, एक होता है पंच। ठीक है, एक होता है आपका पंच, एक होता है सरपंच, एक होता है नायब सरपंच। ठीक है, आपका क्या होता है, अब जैसे एक हल्का पंचायत है, हल्का हर पंचायत से जो हेड हो इलेक्ट होके आया, ठीक है, या एक हल्का है, अब उसको हम बोलेंगे पंच। ठीक है, दूसरी हल्का है, उधर से इलेक्ट हुआ उसको पंच, तीसरी हल्का है, इसको बोलेंगे पंच। अब सपोज करते हैं ये 3 मिला के हमने बोला, एक को मिला के हमने क्या बोला, हल्का पंचायत। ठीक है, अब ये 3 पंच जो है इनके अब ये हल्का जो होती है ना, 7-8 हल्का जो भी एक हल्का पंचायत के अंदर होती होंगी, ये 2 इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। एक तो ये पंच को इलेक्ट करती हैं, साथ ही साथ ये किसको इलेक्ट करती हैं, अपने सरपंच को भी इलेक्ट करती हैं, जो इन सबको हेड करेगा। और सरपंच को असिस्ट करने के लिए कौन होता है, नायब सरपंच। कौन होता है, नायब सरपंच। ठीक है, बाकी इसमें कुछ आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चैप्टर्स इसके ध्यान में रखने हैं। ठीक है, गिनते रहना कितने चैप्टर हैं इसके अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर किससे डील करता है, आपका डेफिनेशंस के साथ। सेकंड चैप्टर किससे डील करता है, आपका हल्का पंचायत के साथ। ठीक है, अब हमने वो पढ़ना है। अब ये क्या बोलता है कि पहला आ गया एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। अब क्या बोलता है, वो कहता है हर देयर शैल बी हल्का पंचायत फॉर एवरी हल्का। हर एक हल्का के लिए क्या होगी, हल्का पंचायत होगी। जो हल्का पंचायत है शैल बी एज द नेम ऑफ द प्लेस। अब हल्का पंचायत का क्या होगा, हल्का, अब जो भी उसका हेड क्वार्टर होगा वो वाली वो हल्का पंचायत होगी। सपोज कहते हैं गगवाल में कोई है तो उसको हम बोलेंगे गगवाल हल्का पंचायत, या जिधर भी होगी जिस जगह पे होगी उसका जो हेड क्वार्टर का नेम होगा उसको हम बोलेंगे, उस वो पर्टिकुलर जगह चीज़ डिफाइन करेगी उस हल्का पंचायत को। ठीक है, अब हल्का पंचायत जो होती है उसके अंदर मैंने बताया था हल्का मजलिस होते हैं, जो कि उसके क्या होते हैं, सारे के सारे वोटर होते हैं, उसको हम बोलते हैं हल्का मजलिस। जो सरपंच होता है हल्का, आपका हल्का पंचायत का, वो क्या करेगा, एटलीस्ट 2 मीटिंग्स लेता है आपका, किसकी, एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ आपको पता है, मार्च से नेक्स्ट अप्रैल। जैसे सपोज करते हैं 2019 मार्च थे 2020 अप्रैल, उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। मार्च से लेके आपका अप्रैल से लेके मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फाइनेंशियल ईयर। देखो 2 ईयर्स होते हैं, एक तो होगा नॉर्मल ईयर, वो क्या हो गया 1 जनवरी से लेके आपका 31 दिसंबर तक, ये हो गया एक नॉर्मल ईयर आपका आ गया। ठीक है, 2019। अगर आपको बोले फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, याद रखना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो क्या बोला इसने कि भाई जो सरपंच है वो क्या करेगा, 2 मीटिंग्स लेगा आपकी, किसकी, हल्का मजलिस की, यानी लोगों की, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, और एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पंचेस not less than 7 and not more than 11 including a सरपंच as the prescribed authority। अब उसने क्या बोला, एक जो हल्का पंचायत है उस हल्का पंचायत में कम से कम कितने पंच होंगे, 7, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 11। याद रखना बात, एक हल्का पंचायत में मिनिमम कितने पंच होंगे, 7, मैक्सिमम कितने सरपंच होंगे आपके, मैक्सिमम कितने पंच होंगे, 11 इंक्लूडिंग सरपंच। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, ये जो पंच हैं आपके, इन पंच को हेड कौन करता है, आपका सरपंच। कौन हेड करता है, सरपंच। ठीक है, साथ ही साथ उसने क्या बोला कि जो पंच की सीटें होंगी ये आपकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए इसमें क्या होगी, रिजर्वेशन ज़रूर होगी। ठीक है, और जो सरपंच होगा आपका, जो सरपंच है आपका, वो क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल हल्का पंचायत इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। क्या कि भाई जो आपके, जैसे मैंने आपको बताया ये गाँव है आपके,
ठीक है। ये सारे गांव क्या करेंगे, आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और डायरेक्टली किसको इलेक्ट करेंगे, आपके सरपंच को। किसको डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, किसको, सरपंच को। और जो पंच होंगे, द पंच शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रूल। जैसे देखो इसमें क्या मतलब हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करते हैं ये एक आपकी हल्का पंचायत है, ठीक है। इसमें ये एक एरिया वार्ड आ गया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, ये 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 एक कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, ठीक है। इधर से एक पंच इलेक्ट हुआ, इधर से एक पंच इलेक्ट हुआ, इधर से एक पंच इलेक्ट हुआ, इधर से एक हुआ, इधर से एक हुआ। फिर इन सब ने वोट किया और किसको इलेक्ट किया, एक सरपंच को, ठीक है। तो अपने अपने एरिया से वो क्या होगा, इलेक्ट होकर आएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, विलेज लेवल वर्कर और मल्टीपर्पज़ वर्कर या ग्राम सेवक वो होगा सेक्रेटरी। अब ये देखो मैं आपको ना एक पॉइंट समझाया था। देखो इसमें होता क्या है, नीचे होती है आपकी हल्का पंचायत, ठीक है। हल्का पंचायत का कौन होता है, सरपंच हेड होता है, और इसका सेक्रेटरी कौन होता है, ग्राम सेवक। ये याद रखना, जिसको हम बोलते हैं VLW, विलेज लेवल वर्कर। ये किसका सेक्रेटरी होता है, सरपंच का। फिर हल्का पंचायत से ऊपर क्या होता है, BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। इसका हेड कौन होता है, चेयरमैन, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन, BDC चेयरमैन। और इसका सेक्रेटरी कौन होता है, BDO। कौन होता है, BDO। याद रखना ये बात। क्या बताया मैंने आपको, हल्का पंचायत, उसका हेड कौन होता है, सेक्रेटरी, सरपंच होता है। उसका सेक्रेटरी कौन होता है, ग्राम सेवक। उसके ऊपर क्या होता है, BDC यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। उसका हेड कौन होता है, चेयरमैन होता है, और उसको सेक्रेटरी कौन होता है, BDO, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया, टर्म ऑफ ऑफिस। अब वो कहता है टर्म ऑफ ऑफिस का, अब जो सरपंच वगैरह जो होंगे वो कितने टाइम फ्रेम के लिए आपके आएंगे, 5 साल के लिए आएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन का क्या है कि अगर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, सपोज़ करते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, या वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो डिस्क्वालीफाई होगा। 25 साल से क्या बोलते 25 से कम उसकी एज है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। अनसाउंड माइंड का है, सैलरीड सर्वेंट है, लंबड़दार है, ये बंदे जो होते हैं वो इनको, या फिर जो भी इसमें लिखा है, ठीक है, हैज़ या डिसमिस हुआ हुआ गवर्नमेंट सर्विस से, कुछ भी ऐसी बात है, तो भाई वो बंदा आपका क्या होगा, हल्का पंचायत के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वो उस एरिया का इलेक्टोरल मेंबर नहीं है तो भी वो अलाउड नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। फिर आता है क्या, रिमूवल ऑफ सरपंच। एंड देखो ये अभी उसी हल्का पंचायत के अंदर ही बात चल रही है सारी, ठीक है। फिर क्या बात करता है वो, रिमूवल ऑफ सरपंच, नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत, कि इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो क्या बोलता है, अ सरपंच और नायब सरपंच शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेट हिज ऑफिस विद 45 forthwith if a resolution expressing want of confidence in him is passed by a majority of 2/3 of the total number of पंचेज of the हल्का पंचायत at a meeting specified। अब क्या होता है, अब जो सरपंच या आपका क्या होता है, नायब सरपंच होता है, उसको आप हटा सकते हो कैसे, अगर 2/3 पंच जो हैं वो उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें, यानी वो अपनी वोट वापस ले लें, ठीक है। क्या 2/3 पंच अगर क्या कर लें, आपका वोट जो है वो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें, तो वो जो सरपंच है या नायब सरपंच है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। या फिर अपनी वो ड्यूटी अच्छी तरह परफॉर्म ना करे, या और भी कोई भी कारण हो जिसके बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। फिर वैकेंसी कैसे फिल होगी, तो क्या है, वेन एवर ए वैकेंसी ऑकर बाय, अगर तो डेथ या रेजिग्नेशन से वैकेंसी क्रिएट होती है, किसके, पंच या सरपंच से, द वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय इलेक्शन और नॉमिनेशन एज द केस में भी। अब क्या होता है, अगर तो पर्सन की डेथ हो जाए, सपोज किसी पंच की या सरपंच की, या वो रिज़ाइन कर जाए पंच या सरपंच, तो भाई वैकेंसी कैसी होगी, या तो इलेक्शन होगा दोबारा उस एरिया में, या फिर नॉमिनेट होगा वो पर्सन, जैसा भी वो केस होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोला उसने, नो वैकेंसी इन हल्का पंचायत शैल रेंडर इट्स प्रोसीडिंग इलीगल सो लॉन्ग एज द नंबर ऑफ पंच इज़ नॉट रिड्यूस्ड बिलो 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हल्का पंचायत। वो कहते हैं कि अगर 50% से नीचे मेंबर हैं तभी आप ये इलेक्शन वगैरह का प्रोसेस करवाओगे, अगर उससे ऊपर है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या इसने बोला, एक पंचायत एडवाइजरी कमेटी होगी जो नंबर ऑफ 100 and 100 मेंबर से बनी होगी, जो एडवाइज़ करेगी किसको, हल्का पंचायत को। फिर सुपरसेशन ऑफ हल्का पंचायत। अब वो क्या बोलता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हल्का पंचायत तरीके से काम नहीं कर रही है, या वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट उसको सुपरसीड कर सकती है, ठीक। या फिर कब, द पीरियड ऑफ सुपरसेशन अगर 6 मंथ से ऊपर हो जाए, शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ ड्यूरिंग विच द इलेक्शन विल बी हेल्ड। हाँ, साथ ही साथ उसने क्या बोला कि भाई अगर इन केस गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सुपरसीड कर लिया,
किसको, हल्का पंचायत को गवर्नमेंट ने सुपरसीड कर दिया, तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको इलेक्शन भी कंटेस्ट करवाना है, ठीक है ना। और व्हेन एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 इज पास, द गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग मेक अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट द वर्क ऑफ हल्का पंचायत फॉर ए पीरियड में स्पेसिफाइड बट नॉट मोर एक्सीडिंग 6 महीने। अब उसने क्या बोला कि भाई 6 महीने तो है ना, सपोज करते एक हल्का पंचायत ने अच्छा काम नहीं किया तो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल के उसको सुपरसीड कर देगी। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, और उस दौरान गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेप्स ले सकती है ताकि वो काम हल्का पंचायत में चलता रहे, ठीक है। साथ ही साथ उसने क्या बोला कि अगर तो वो सुपरसीड कर गई गवर्नमेंट, तो पंच सरपंच जो होंगे हल्का पंचायत के, वो अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे। जो फंड्स है और जो अदर प्रॉपर्टीज़ हल्का पंचायत को दी गई हैं वो उस टाइम फ्रेम के लिए, जब तक वो सुपरसीड हुआ है तब तक वो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, ठीक है। रेम्यूनरेशन की बात करें, सैलरी की बात करें, वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से सैलरी वगैरह टाइम टू टाइम फिक्स करती है, ठीक है। रेजिग्नेशन जो होता है पंच का, सरपंच का, नायब सरपंच का, वो रिटर्न में वो दे सकता है सो एंड सो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, ठीक है। फिर आ गया पावर एंड फंक्शन। अब चैप्टर 3 किससे डील करता है, पावर एंड फंक्शन, ठीक है, याद रखना। चैप्टर 1 डेफिनेशन, चैप्टर 2 हल्का पंचायत, चैप्टर 3 पावर एंड फंक्शन। अब अगर हम बात करें पावर एंड फंक्शंस की, इसमें क्या है, अब हल्का पंचायत का काम क्या है। हल्का पंचायत देखो जितने डेवलपमेंट वर्क है ना जो उस एरिया में अपने उस पर्टिकुलर हल्का पंचायत में है, वो हल्का पंचायत का ही काम है करना, ठीक है, उस वहाँ के डेवलपमेंट वर्क को किसको कॉन्फिडेंस में लेके, अथॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेके, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ हल्का करना के लिए प्लान बनाना, ठीक है, टू अंडरटेक मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, रूरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, शीप एंड हस्बेंड्री वगैरह, इन सब के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करना वहाँ पे, ठीक है ना, ऑफेंसेस का ध्यान में रखना, ठीक है, स्लॉटर हाउस वगैरह को मेंटेन रखना, सेल मीट की सेल को ध्यान में रखना, ये सब काम किसका है, आपका हल्का पंचायत का, ठीक है। साथ ही साथ आपका क्या है, फेयर्स वगैरह को ध्यान में रखना, जो भी प्रोग्राम्स होंगे गवर्नमेंट के, एमजी नारेगा हो गया, आपका हाउसिंग फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल बैकवर्ड क्लास वगैरह हो गए, सब काम किसका है, हल्का पंचायत का। साथ ही साथ हल्का पंचायत क्या करती है, हल्का पंचायत शैल बी इन्वॉल्व्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एजुकेशन प्रोग्राम, कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है अपने एरिया में, अपने हल्का में, वो भी किसका काम का है, हल्का पंचायत का काम है, उसका ध्यान में रखना। साथ ही साथ जो हल्का पंचायत होगी वो और भी फंक्शन परफॉर्म करेगी, जिसके अंदर वो क्या करेगी, जो भी उसको काम कौन बोलेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बोलेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बोलेगी या गवर्नमेंट बोलेगी, वो काम अपने एरिया में करवाएगी। अब बात आती है चैप्टर 4, वो किससे डील करता है, प्रॉपर्टी के साथ। चैप्टर 1 डेफिनेशन, चैप्टर 2 हल्का पंचायत, चैप्टर 3 उसकी पावर्स, चैप्टर 4 क्या आ गया, प्रॉपर्टी हल्का पंचायत की, ठीक है। अब हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो क्या बोला उसने कि विलेज, पब्लिक विलेज रोड जो है, जो रोड्स हैं वो हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी है। जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने हल्का पंचायत को दी है वो उसकी प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग्स जो है, आपका जो नाइट सॉइल डंपिंग साइट्स हैं, जो वाटर रिजर्वायर्स हैं जो हल्का पंचायत ने वहाँ पे अपने फंड से बनाए हैं, वो सारे हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है आपका जो सीवरेज हो गया, फिल्थ बोन वगैरह, जो भी अपने विलेज को क्लीन करने करके वो जो लाया वो उनकी प्रॉपर्टी में आ जाता है। ट्री ग्रास ग्रोइंग ऑन प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हल्का पंचायत, जो पेड़ वगैरह हल्का पंचायत में के प्रॉपर्टी में आपके ग्रो कर रहे हैं वो हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी है। ड्रेनेज, टैंक्स, मतलब आप लगा लो हर एक चीज़ उस एरिया में जो है वो हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी में आ जाता है। जैसे कि अगर स्टेट की बात करें, पूरी स्टेट में जो रोड्स वगैरह है वो स्टेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, जो पब्लिक बिल्डिंग्स है वो स्टेट की आ जाती हैं, ठीक है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करती है वही हल्का पंचायत जो है हल्का लेवल पे काम करती है, उस लेवल पे, ठीक है। जो लैंप पोस्ट वगैरह वो सब कहाँ पे आता है, हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी के अंदर आता है। साथ ही साथ क्या होता है, हल्का पंचायत का अपना फंड भी होता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हल्का पंचायत फंड। और कौन सी सेक्शन डील करती है इसके साथ, सेक्शन 15, ये भी ध्यान में रखना कौन सी सेक्शन डील करती है, कौन सी सेक्शन 15 डील करती है हल्का पंचायत फंड के साथ। अब उसके अंदर क्या होता है, जो भी टैक्सेस आते हैं पंचायत के या प्रॉपर्टी से, जो किराया आ रहा है, कोर्ट फीस आ रही है, डोनेशन आ रही है, डिफरेंट टाइप का सेस आ रहा है, जो ग्रांट्स आ रही हैं, वो सब उसका उस फंड के अंदर जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो हल्का पंचायत है इसके पास पावर होती है टैक्स लगाने की भी, ये टैक्स भी लगा सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। बट मोस्टली क्या होता है, जो ये पंचायत होती हैं ये टैक्स कम ही लगाती हैं, क्यों, इट इज़ काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल सुसाइड। कोई इतनी बेसिक चीज़ों पे टैक्स लगाने की पावर है, जैसे कि कुएं से पानी निकालना, तो उस पर भी गवर्नमेंट पंचायत टैक्स लगा सकती है। तो अगर वो टैक्स लगाए तो होता क्या है कि जिसने वो टैक्स लगाया होता है तो अगली बार वो इलेक्शन में उसके जीतने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो पब्लिक
उस चीज़ को अलग अदर वे में लेती है। बट हाँ, जो पंचायत है उनके पास पूरी पावर है कि वो टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। और ये प्रोविज़न क्यों है? ये प्रोविज़न इसलिए है ताकि हम पंचायत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एक जो पंचायत है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैनर में काम कर सकें, उसको हर एक फ़ंड के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब वही इसने बोला, अब हर एक ये पूरा आपको एग्जैक्ट याद नहीं करना है, मोटा मोटा देख लो बस आप। जैसे कि उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैं जो हल्का पंचायत लगा सकती है। वो हर बंदे पे 50% का टैक्स 50 रुपये का टैक्स लगा सकती है साल का। जो थिएटर सिनेमा है एंटरटेनमेंट के हैं वहाँ पे उसको भी 25 रुपये का टैक्स लगा सकती है। ठीक है, आपका अगर कोई एनिमल है, कोई व्हीकल है जो हल्का पंचायत के वहाँ पे टैक्स लग सकता है 20 रुपये पर एनम एनिमल पे, व्हीकल पे 50 रुपये, ट्रैक्टर पे 100 रुपया, बोट पे, पिलग्रिमेज पे, ठीक है ना, घाट्स पे, ऑयल मिल्स पे, हॉकर वाले पे, फेरी वाला पे, जो आपका ये है क्या नाम है, जो हल्का पंचायत है वो टैक्स लगा सकती है। साथ ही साथ वो डिफरेंट फ़ी ले सकती है, स्लॉटर हाउस से फ़ी ले सकती है, आपका कैटल पाउंड से फ़ीस लगती है, और डिफरेंट मैनर में वो फ़ीस वगैरह ले सकती है। ठीक है, अब वो बात करता है पावर ऑफ एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस। तो सरपंच में ऑथराइज एनी पर्सन फॉर गिविंग 24 आवर नोटिस टू द ऑक्यूपायर और इफ़ देयर बी नो ऑक्यूपायर टू द ओनर ऑफ एनी बिल्डिंग, कि भाई वो क्या कर सकती है, वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस के लिए भी वो डिफरेंट स्टेप्स ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, अपील अगेंस्ट लेवी ऑफ टैक्स। देखो ये नहीं आपने करना है अपील अगेंस्ट लेवी ऑफ टैक्सेस कि कहाँ पे अपील, अगर कोई ऐसा टैक्स लगा दे कि जो लोगों को लगता है कि हल्का पंचायत ने गलत किया है तो वो आगे अपील वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिवीजन ऑफ टैक्सेशन ऑर्डर, ऑडिट है पंचायत का, जो हल्का पंचायत है उसका ऑडिट भी होगा, कुछ चीज़ें एग्जम्प्टेड भी हैं। ठीक है ना, ये सब बातें ये आपको ध्यान में रखनी थी। फिर चैप्टर 5 किससे डील करता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि हर एक हल्का पंचायत जो है पहले तो उसको हर एटलीस्ट 1 महीने में 1 मीटिंग लेनी है। ठीक है, अब उस मीटिंग में क्या होगा, सरपंच होंगे, ठीक है ना, ठीक है, सरपंच होंगे आपके इस मीटिंग को जो हेड करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, उस मीटिंग्स में वो अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस वगैरह को क्या कर सकते हैं, डिस्कस वगैरह कर सकते हैं। अब वो कहता है कि सरपंच और नायब सरपंच के क्या फंक्शन होते हैं। अब वो कहते हैं जैसे सरपंच की अगर बात करें तो जो सरपंच है वो प्रिसाइड करेगा हल्का पंचायत की मीटिंग्स को। ठीक है ना, और एक रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस ऑफ एक जो हल्का पंचायत का रिकॉर्ड वगैरह है वो मेंटेन करेगा। साथ ही साथ उसने क्या बोला, जो सरपंच है शैल बी जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन है हल्का पंचायत की, वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेगा। साथ ही साथ अगर सरपंच नहीं है तो नायब सरपंच जो है वो उसको क्या करेगा, हेड करेगा और डिस्चार्ज करेगा फंक्शन उसके। ठीक है, साथ ही साथ अब नेक्स्ट क्या आ गया, 6 आ गया BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्या आ गया, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की तो क्या वो बोलता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि हम ब्लॉक किसको बोलेंगे। नॉर्मली देखो ब्लॉक क्या हुआ, जैसे सपोज करते हैं ये सारी क्या है डिफरेंट हल्का पंचायत से। अब ये सारी हल्का पंचायत जो हैं गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको एक ब्लॉक, तो इसका क्या होगा, इसकी एक बनेगी BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और एक होगा ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन, एक BDC चेयरमैन होगा। ठीक है, और इसको असिस्ट कौन करेगा, उस ब्लॉक का BDO, जो भी BDO होगा उस ब्लॉक का वो इसको क्या करेगा, असिस्ट करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या आ गया, हाँ क्या कि ब्लॉक डिफाइन करेगा कौन, गवर्नमेंट डिफाइन करेगी टाइम टू टाइम। अब जो ब्लॉक होता है उसके अंदर कौन होता है, एक चेयरमैन होता है, आपका चेयरमैन होता है। या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, जितने सरपंच होते हैं हल्का पंचायत के उस ब्लॉक के वो सारे होते हैं। चेयरमैन होता है मार्केटिंग सोसाइटी जो होती है उस एरिया की, वो भी उसका पार्ट होता है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी। ठीक है, फिर क्या बताया मैंने आपको, चेयरमैन जो होता है आपका, एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है। अब हर एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का क्या होगा, एक चेयरमैन होगा, हु शैल बी पर्सन क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज पंच एंड शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन अंडर सेक्शन 41। सेक्शन 41 आ जाएगी, मैं उसमें बताऊंगा आपको। क्या बोला उसने कि BDC का जो चेयरमैन होगा उसकी वही एलिजिबिलिटी होगी जो एक पंच की एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, अब एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का एक चेयरमैन तो होगा ही होगा, साथ में एक वाइस चेयरमैन भी होगा, जिसको कौन इलेक्ट करेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर जो है आपस में इलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो BDO है, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ही इज़ ए केस ऑफिसर, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है BDO, वो क्या करेगा, वो सेक्रेटरी होगा किसका, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का।
टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 5 साल भाई इसका टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है। 5 साल के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट जो चेयरमैन होगा वो आएगा। अब इसके पावर और फंक्शन क्या सेम ही है। पहला पॉइंट तो सामने है कि जितनी इसके अंदर हल्का पंचायत है उसके कम्युनिकेशन मेंटेन करे, उसको सुपरवाइज़ करे तरीके से, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल गाइडेंस दे, ठीक है, सुपरवाइज़ करे उनके प्लान्स वगैरह को, एग्रीकल्चर वगैरह के सबसे रिलेटेड सुपरवाइज़ करे, जो इम्प्लीमेंटेशन है किसकी, आपकी MG नरेगा वगैरह जो भी स्कीम्स हैं उसकी, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के क्या फंक्शन है। अब जो कहता है वो जो चेयरमैन है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ वाइस चेयरमैन शैल प्रिसाइड, वो क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा, BDC जो की मीटिंग होगी उसको प्रिसाइड करेगा, और अगर वो नहीं है फिर वाइस चेयरमैन प्रिसाइड करेगा। रेम्युनरेशन यानी सैलरी उनकी डिफाइन करेगी गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी की बात करें, जितनी प्रॉपर्टी होगी हल्का पंचायत वगैरह में वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं, और इसका अपना एक फ़ंड होता है जिसको हम बोलते हैं BDC फंड, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ द ग्रांट्स मेड फॉर द गवर्नमेंट हैविंग ड्यू रिगार्ड्स टू द नंबर ऑफ, अच्छा, जो भी मतलब जो डिमांड गई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफरेंट हल्काज को लेके, उसके जो पैसे होते हैं वो इस फंड के अंदर आते हैं। फिर ये आगे क्या करता है, इसको डिफरेंट हल्काज को देता है, ठीक है। अब आगे प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब वो क्या कहता है, BDC चेयरमैन जो सेम बातें देखो सारी, BDC चेयरमैन भी 1 महीने में 1 मीटिंग लेगा जहाँ पे वो पूरी बात करेगा कैसे उन्होंने काम करना है कैसे नहीं करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इलेक्शन की बात करें तो क्या बोलते हैं अभी देखो, कि जो पंचायत हल्का या चेयरमैन ऑफ जो BDC चेयरमैन की जो या BDC काउंसिल के जो आपके इलेक्शन होंगे उसको कौन करेगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होगा उसको डायरेक्ट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। देखो आपको पता है भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट में। सेंटर में अगर क्या है आपका प्रेसिडेंट है तो यहाँ पे गवर्नर है, सेंटर में अगर क्या है PM है तो यहाँ पे CM है, यानी पावर डिवाइडेड है। वैसे ही सेंटर में अगर इलेक्शन कमीशन है तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन है। बट एक पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन PM के भी इलेक्शन कराती है, CM के भी इलेक्शन कराती है। सेंटर जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन ही कराती है। बट जो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम हुआ, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है स्टेट के अंदर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों के इलेक्शन कंटेस्ट कराना, याद रखना। तो यहाँ वही बोला, उसको कौन हेड करेगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होगा अपॉइंटेड जो होगा वो इलेक्शन कंटेस्ट करवाएगा। अब उसने क्या बोला कि हर एक हल्का में क्या होगा, जो भी बंदे 18 साल से ऊपर होंगे, जो डिफाइंड वोटर होंगे, वो हल्का पंचायत की वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। फिर उसने बोला डिस्क्वालिफिकेशन क्या, वही कि भाई अगर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड का है और 18 साल से कम की उसकी उम्र है, ठीक है। अच्छा, अब सरपंच कैसे इलेक्ट होंगे, उसने क्या बोला कि जो सरपंच हैं किसके, हल्का पंचायत का, जितने इलेक्टोरल होंगे यानी हल्का मजलिस जो है वो इलेक्ट करेगी अपने सरपंच को। और ब्लॉक और चेयरमैन जो होगा किसका, BDC चेयरमैन जो होता है उसको कौन इलेक्ट करता है, जितने जो पंच हैं और जो सरपंच हैं अपने हल्काज के जो उस ब्लॉक में आते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यानी सपोज करते हैं ये 4 हल्का पंचायत है, अब इसके 5 सरपंच हैं, इसके 5 सरपंच हैं, इसके 5 सरपंच हैं, इसके 5 सरपंच हैं, वो सारे मिलेंगे, लोग नहीं करेंगे, ये सारे 5 सरपंच मिलकर वोट करेंगे और चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला उसने भाई, उसके बाद वो बोलता है होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। वो कहता है इलेक्शन कब होंगे, जैसे सपोज करते हैं, एक तो उसने बोला है कि हल्का पंचायत जो है जब एक्सपायर होने वाली है तो उसके 1 महीने पहले इलेक्शन होने चाहिए, कंटेस्ट होने। जैसे सपोज करते हैं फरवरी में हल्का पंचायत के 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो जनवरी में तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। या फिर उसने बोला कि अगर बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो विदिन 6 मंथ होने चाहिए, ठीक है। ऐसे तो मैंने बताया आपको पीछे कि अगर कुछ हो जाए, बीच में किसी ने रिज़ाइन कर दिया कुछ, तो 6 महीने के अंदर, अदरवाइज़ अगर पूरा प्रोसेस चल रहा है तो 1 महीने से पहले आपके इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन एंड ऑल दैट 45 अच्छा ये देख रहे हैं ना, फोर्टिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, ये वही चीज़ है जो सेंटर में होता है कि भाई उसको 1/6 जो है, अगर उससे कम, जैसे उसको जो भी सिक्योरिटी उसने जमा कराई होगी, अगर तो बंदे को 1/6 से कम वोट मिले तो उसको वापस नहीं मिलती, अगर उससे ज़्यादा मिले तो वापस मिल जाती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या मिसलेनियस थोड़ी बातें कही हैं। उसने क्या बोला कि फॉर ऑल मैटर एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड और अलाउड बाय द एक्ट टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल, या उसने बोला कि सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो होती हैं उसकी पंचायत अदालत जो है उनको पावर दे सकते हैं, ठीक है ना। प्रोसीजर रेगुलेटिंग द जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है पंचायत हल्का का और BDC चेयरमैन का गवर्नमेंट उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है। ये सारी बातें किसके अंदर लिखी गई हैं आपकी हल्का पंचायत में। देखो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा, पंचायती राज एक्ट 1989।
ठीक है, ये पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्या होता है। अब आपको क्या करना है, इसको रिवाइज़ करना है, और जितना मैंने टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं सारे, उसको जितनी बार हो सकता है उसको रिवाइज़ करो। पुराने पेपर स्टडी करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, पुराने पेपर से बहुत कुछ आएगा, उसको स्टडी करो अच्छी तरीके से, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।